आज हम शुरू करने वाले हैं बीएसएफ आरओ और आरएम के लिए फिजिक्स के बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में से छाट छाट कर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जो कि अलग ही लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्या? चलो देखते हैं, पढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं। If a clock based on oscillation pendulum is taken from the earth to moon, it will be, क्या मतलब है इसका? यदि दोलन पेंडुलम पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वह बिकम स्लो, धीमे चलेगी, बिकम फास्ट, तेज चलेगी, गिव सेम टाइम एज ऑन अर्थ, पृथ्वी जैसा ही समय देगी, स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देगी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है हमारा पेंडुलम क्या होता है और ओसिलेशन क्या होता है। तो पहले इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखते हैं, ये जो हमने घड़ी होती हैं एक आमतौर पर घर में दिखाई देती हैं, लेकिन इनके नीचे एक जो एक लट्ठे से जो ये लटका रहता, जो इधर से इधर जो हिलता रहता, इसे ही हम पेंडुलम बोलते हैं। तो इसे फिजिक्स की नज़रों से समझते हैं पेंडुलम काम कैसे करता। पेंडुलम, पेंडुलम जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोलक। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं ये काम कैसे करता। जैसा कि ये वाला पॉइंट है जहाँ से जुड़ा हुआ होगा, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जहाँ से टंगा हुआ होता है, जिसके सहारे पर ये इधर से इधर हमारा ओसिलेट करता है। और जहाँ पर ये ओसिलेट करता है इधर से उधर, जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगी जिसमें ये ओसिलेट करेगा, इस वाले ओसिलेट को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। और जो अगर ये कहीं ओसिलेट नहीं करता, अपनी जगह पर रुका हुआ होता, तो इसे बोलते हैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि कोई अगर पेंडुलम है वो ऑसिलेशन करता है और पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो वह कैसा होगा? मतलब उसका जो गति धीमी होगी या तेज होगी? तो इस पर सीधा सा प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा ग्रेविटी का। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी पर जो है ग्रेविटी होती है ज़्यादा और मून की होती है कम। तो अर्थ की अगर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, मून की कम होती है, तो सीधा से क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे हमारे ये पेंडुलम है, पेंडुलम जैसे ये मोशन करेगा, गति करेगा, तो ये जाएगा ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो एकदम गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसे बहुत तेज़ी से खींचेगा नीचे, नीचे से खींचेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया कैसी होगी? तेज तेज होगी। अगर मून यानी कि चंद्रमा पर ऑसिलेशन करेगा, तो वहाँ पे कैसे कार्य करेगा? ये पेंडुलम है, पेंडुलम ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस दिशा में जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये नीचे से ऊपर गया और यहाँ पे ग्रेविटी कम है, तो ये धीरे से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर धीरे से नीचे आएगा। तो ग्रेविटी अगर मून पे कम है, तो सीधी सी बात है कि तो पेंडुलम हमारा कैसा हो जाएगा? तो ये धीरे चलेगा। अब हम वेव्स के बारे में समझते हैं। हमारी कितनी तरह की वेव होती हैं? वेव यानी कि हिंदी में बोलते हैं इनको तरंग। तो कौन कौन सी वेव होती हैं? मैकेनिकल वेव, सेस्मिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव के भी दो पार्ट होते हैं। पहली होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होती है? जो साउंड वेव होती हैं, साउंड वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं वाटर वेव। जैसे किसी अगर पानी है, पानी में कोई डला वाला फेंक दो, तो उसके चारों तरफ जो वेव जो हैं, जो ऐसी लहर सी आती हैं, इन्हें हम बोलते हैं वाटर वेव। और ये कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। अब बात करते हैं सिस्मिक वेव की। ये दो तरह की वेव होती हैं, एक होती है सरफेस वेव और दूसरी होती है बॉडी वेव। ये वैसे हमें इतना जरूरी नहीं है, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव के बारे में। इसमें हमारी कौन कौन सी आते हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, which one among the following waves bats use to detect the obstacles in their flying path? निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्ध्य का उपयोग चमगादड़ अपने उड़ने के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए करती हैं? इंफ्रारेड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासोनिक तरंगे, या रेडियो वेव्स। तो चलो समझते हैं इसे भी।
चमगादड़, चमगादड़ जो होती हैं वे कैसे कार्य करती हैं? चमगादड़ जैसे भी दिशा में उड़ती हैं तो अपने आगे कुछ तरह की वेव्स फेंकती हैं। ये वेव जाती हैं तो कोई रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु होती है, तो अगर ये वेव्स उसमें टकरा कर वापस वापस आती हैं, तो अगर ये टकरा कर इससे वापस आएंगी तो ये झट से समझ आएगी कि इसमें कोई ना कोई रास्ते में वस्तु है, तो ये अपना रास्ता चेंज करके अगले रास्ते से निकल जाएगी। तो ये इसमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है, ये जो वेव्स जो फेंकती है ये यानी कि जो वेव्स निकालती है, तो ये कौन सी वेव्स हैं? तो वे सीधे से सीधे होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिल्कुल गलत, ये है अल्ट्रासोनिक वेव्स। इंफ्रारेड तरंगे ये हमारी होती हैं रिमोट में। रिमोट रिमोट में जैसे रिमोट होता है तो ऊपर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, उसमें बहुत एक हल्की सी लाइट जलती है, तो उसे ही हम बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स। ये हम अपनी आंखों से देखेंगे तो चमकेगी नहीं, लेकिन अगर हम इसे फ़ोन के कैमरे में गिर डाल के देखें, फ़ोन के कैमरे के नीचे इसे लगा कर फ़ोन के कैमरे में देखें, तो ये लाइट हमें जलती हुई दिखाई देगी। अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारी चमगादड़ यूज रहती हैं और अल्ट्रासाउंड में भी यूज होती हैं। इलेक्ट्रोनिक की मैग्नेटिक वेव्स ये सिग्नल के लिए यूज होती हैं, हैवी हैवी सिग्नल के लिए। ये रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स नॉर्मल सिग्नल के लिए यूज होती हैं, जैसे एफएम रेडियो वगैरह वगैरह। थोड़ा सा अब हम जानते हैं अलग अलग वेव्स के बारे में। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। इनमें जो होता है एक होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम वाली जो रेज होती हैं इन्हें हम देख पाते हैं। इसमें हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम लेंथ कौन सी वेव्स की होती है, तो ये होती है वायलेट। और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी रेड कलर की। तो ये दो क्वेश्चन भी हमारे सीधे सीधे से यहीं से बन जाते हैं। अब आते हैं अपने अलग अलग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, डेसिबल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ। डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, साउंड, ध्वनि, लाइट, प्रकाश, हीट, ऊष्मा। हमारे बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सीधे सीधे ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे हीट हीट है किस चीज़ में नापते हैं, जैसे जूल में नापे। टाइम किसे में नापते हैं? टाइम हम नापते हैं किसमें? सेकंड्स में। और जिस तरीके से लेंथ है हम नापते हैं मीटर में। सीधी सीधी सी यूनिट पूछी जाती है, जैसे कभी कभार फोर्स की पूछ ली जाती है, फोर्स है किस चीज़ में नापते हैं, तो वो नापते हैं न्यूटन में। तो इसलिए हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। इसलिए हमें अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग ना इसलिए हमें सारी की सारी यूनिट्स जो हैं उनकी हमें नापने की यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं कि किस किस की यूनिट किस किस में नापी जाती है। तो हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट में हम देखते हैं। अच्छा, जैसे लेंथ है, लेंथ को नापते हैं हम मीटर में, ये हमें याद होना चाहिए। मास है, मास को नापते हैं किलोग्राम में। टाइम है, टाइम को नापते हैं सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट है, इसको नापते हैं एम्पियर में। टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे नापते हैं हम मोल में। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को नापते हैं कैंडेला में। फ्रीक्वेंसी नापते हैं हम हर्ट्स में। फोर्स को नापते हैं हम न्यूटन में। प्रेशर को नापते हैं हम पास्कल में। इस तरीके से हमें पूरी टेबल में पूरी यूनिट याद होनी चाहिए। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की हमें ऐसा यूनिट का पता होना जरूरी है। और हमें इसी के साथ इनके सिंबल भी याद होने चाहिए। सिंबल भी हमारे कभी कभार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, एक सारे के सारे सिंबल याद होने चाहिए। अब कुछ अगली यूनिट्स के बारे में जानते हैं। एनर्जी, एनर्जी को नापते हैं जूल में। पावर, पावर को नापते हैं वोट में। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको नापते हैं कूलम में। वोल्टेज को वोल्ट में। कैपेसिटेंस को नापते हैं फैरेड में। रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में। मैग्नेटिक फ्लक्स को नापते हैं वेबर में। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को नापते हैं टेस्ला में। इंडक्टेंस को नापते हैं हेनरी में। और ल्यूमिनियस फ्लक्स को लूमेन में। और इल्यूमिनियस को नापते हैं लक्स में। सबसे ज़्यादा हमारे पूछे ना जाने वाले सवाल हैं इसमें एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और लुमिनियस फ्लक्स। अगला सवाल है हमारा, क्या क्या होगा ये, अब देखते हैं। A device which is used in our TV set, computer, radio set for storing the electric charge is। एक उपकरण जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह क्या होता है?
तो इनमें से कौन सा होगा? रेजिस्टेंस प्रतिरोधी, कैपेसिटर, इंडक्टर या कंडक्टर, यानी संभाग इंडक्टर होता है प्रारंभ करने वाला। तो इसमें सीधा सा सवाल है, सीधे से बताना है, तो इसमें सीधा सा क्या होगा? ये होगा हमारा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर हमारा होता है, अभी देखते हैं कैपेसिटर हमारा क्या होता है। कैपेसिटर, कैपेसिटर के बारे में पता लगाते हैं। ये आपने टीवी में लगे हुए देखे होंगे। ये हमारे जो होते हैं ये होते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर से भी सीधे से पूछा जाता है कि कैपेसिटर, कैपेसिटर से रिलेटेड है हमारा कैपासिटेंस। कैपासिटेंस मतलब हमारे जो यूनिट बनती है जिसमें ये चार्ज नापा जाता है, तो उसे बोलते हैं हम कैपासिटेंस। और कैपासिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। फैरेड, और इसको हम डेनोट कहते हैं म्यू एफ। जो हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ दिख रहा, ये हमारा इसको डेनोट करने का तरीका है। इसकी यूनिट होती है फैरेड। और जैसे कि इस कैपेसिटर पर लिखा हुआ 470 म्यू एफ, यानी कि इतने का फैरेड का क्या है? कैपेसिटर है। और इस पर लिखा हुआ 50 वोल्ट। और सीधी सी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इक्वल क्यू अपॉन वी। क्यू का मतलब होता है हमारा चार्ज, और हमारा वी का मतलब होता है वोल्ट। और ये हमारा कैपेसिटर है। ये अलग अलग तरह के कैपेसिटर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अ- अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज, जब साबुन का बुलबुला आवेशित होता है तो क्या होता है? इट्स रेडियस इंक्रीज, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। इट्स रेडियस डिक्रीज, इसकी त्रिज्या घट जाती है। इट्स रेडियस रिमेन्स अनचेंज, इसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है। इट्स कोलिप्स, यह ढह जाता है। तो इसका क्या होगा सीधा सा जवाब? इसका सीधा सा जवाब होगा कि जैसे कोई साबुन का बुलबुला और इस पे कोई बाहर से चार्ज आ रहा। जब चीज़ कोई बाहर से आ रही है, कोई इस पर चार्ज आ रहा, तो सीधी सी बात है कि ये धीरे क्या होगी? बड़ी होती हुई चली जाएगी। और ये बड़ी होगी तो बहुत कम मात्रा में बड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि हम तुम देख पाओ या क्या करो, बहुत ही मामूली सी। तो जो अगर ये थोड़ी सी भी बड़ी होगी तो क्या होगा? सीधा सा सीधा जिसकी जो है त्रिज्या बढ़ जाएगी। त्रिज्या यानी रेडियस। जब भी कोई चीज़ बाहर से आएगी तो वो चीज़ थोड़ी बड़ी होने लगेगी। तो सीधा सीधा सा जवाब है इसका क्या? इसकी क्या होगा? त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, ये सीधा फेरेड से क्वेश्चन पूछा गया। फेरेड इज द यूनिट ऑफ, फेरेड किसकी इकाई है? अभी हम पीछे समझ के भी आए इसे। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, तो किसकी है? तो हमने पहले धीरे से अभी पहले समझा था और बिल्कुल सीधा सीधा समझा था। ये होती है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? जो हमारा कैपेसिटर होता, कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो हमारी कैपेसिटी है वो किस में नापी जाती है? कैपेसिटेंस में। और जिसका सीधा सा फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड। और इसके डेनोट कहते हैं म्यू एफ से। अगला क्वेश्चन हमारा हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। द कॉलम फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इज यूनिवर्स। क्या मतलब है इसका? ब्रह्मांड में कूलम्ब बल हावी बल है। ठीक। दूसरा है द कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्ब बल गुरुत्वाकर्षण बल से कमजोर होता है। तो सीधा सा इसका क्या जवाब होगा? तो इसका सीधा सीधा सा जवाब होगा कूलम्ब फोर्स। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कूलम्ब फोर्स क्या लगता है। तो जैसे हमारे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच हमारा लगता है कूलम्ब फोर्स। अगर ये सेम चार्ज के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये बिल्कुल हो जाएगा हमारा गलत। अगर ये सेम चार्ज के होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, यानी कि इसको इधर भेजेंगे, ये इसको इधर भेजेगा। अगर ये डिफरेंट चार्ज के होंगे, तो अगर ये डिफरेंट चार्ज के होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो एक तरफ दोनों को पास में खींचेंगे। और जिस भी फोर्स से, जिस वाले बल से ये खींच रहे हैं, उसे ही हम बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। और इसमें सीधा सा दिया गया है कि ये डोमिनेटिंग
बल है, यानी कि हाँ सबसे ज़्यादा बल ये जो पृथ्वी पर पाया जाता है और सबसे हैवी बल होता है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि ये वाला बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड में कूलॉम बल हावी बल है। दूसरा, कूलॉम बल गुरुत्वाकर्षण बल कर्षण बल से कमजोर होता है। ये बात बिल्कुल कैसी होगी, गलत होगी, क्योंकि अगर ये कमजोर होता तो ग्रेविटी इसे क्या करती, कोई भी दो पार्टिकल्स हैं तो अपनी तरफ खींच लेती और ये सारे का सारा चार्ज जो है अलग हो जाते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ चार्ज से मिलकर बना होता, तो वे क्या होता कि सारे टूट टूट कर बिखर जाते। इसलिए जो ना ये जो बहुत हैवी बल होता और आपस में जो ना एक दूसरे को टाइटली पैक करके रखता, बहुत जोर से जोड़ के रखता। तो ये दूसरा हमारा बिल्कुल गलत होगा, लेकिन पहला हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही है। यदि अब देखते हैं इसका आंसर। If the both assertion and reason are true and the reason the correct explanation of assertion, ये बिल्कुल गलत होगा। Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation, ये भी गलत होगा। ये if assertion is true but reason is false, ये हमारा सही है। और both ये वाला हमारा गलत है। Both assertion and reason are false, दोनों गलत नहीं है। अगला सवाल हमारा हमारा है, लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन गिलास देन इन एयर बिकॉज, प्रकाश हवा की तुलना में कांच में धीमी गति से यात्रा करता है क्योंकि ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास, हवा का अपवर्तनांक कांच की तुलना में कम होता है। बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्लास, हवा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। सी डेंसिटी ऑफ गिलास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर, कांच का घनत्व हवा के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी डेंसिटी ऑफ गिलास इज लेस देन दैट ऑफ एयर, कांच का घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है। इस क्वेश्चन से को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, जिसे जो भी आप इंग्लिश में समझना चाहता है तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करे, और जो इसकी हिंदी में पढ़ा हुआ है, हिंदी में समझना चाहता है तो वो हिंदी में पढ़ लिया करे। हम जो है दोनों लैंग्वेज को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं, समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, यानी अपवर्तनांक के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चलो समझते हैं, समझेंगे। सबसे पहले कोई लाइट है जैसे कोई भी हमारे पास लाइट का सोर्स है, कोई बल्ब हो या सूर्य हो, तो उससे क्या होता है कि लाइट ट्रेवल होती है, यानी कि लाइट यात्रा करती है। कि सीधी सीधी सी कोई लाइट की रे आ गई और वो रे आ गई तो क्या होगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगी। और ऐसा बेंड हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा कोई गिलास है, गिलास में अगर हमारे पास कोई लेज़र लाइट है, हम उसकी एक सीधी सी रे उसमें मार कर देखेंगे तो हमें क्या महसूस होगा कि उसकी कुछ लाइट है यहाँ से हल्की सी बेंड हो गई। तो यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको वैसे हम डेफिनेशन के तौर पर देखें तो इसमें होता है बेंडिंग ऑफ लाइट्स, बेंडिंग ऑफ लाइट्स को ही हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये इस सवाल में हमारा इतना पूछा गया कि एक मीडियम है, दूसरे मीडियम से अगर वो दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो लाइट की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले समझते हैं ये किस तरीके से कार्य करता। जैसे हमारा ये वैक्यूम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा कितना होता है, 1। यानी कि वैक्यूम का मतलब होता है खाली, वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, ना वहाँ हवा है, ना कोई मीडियम है, ना कुछ है। फिर उसका होता है हीलियम, हीलियम का होता है 1.00036। फिर होता है हमारा वाटर का होता है 1.30। शुगर सॉल्यूशन, इसका होता है हमारा 1.38। गिलास का होता है 1.5। डायमंड का होता है 2.4। अब ये क्वेश्चन से हमारा क्या लेना देना है इस चार्ट का, अब सबसे पहले समझते हैं। हमारा जो है सबसे पहले जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी तरफ जो उस मीडियम में लाइट का जो क्या है बेंड वो ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका में बेंड कम होगी। यानी कि जैसे हमारा कोई मीडियम है और किसी चीज़ का यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इस वाले मीडियम का हमारा है 1.5, तो इसमें लाइट की बेंडिंग जो होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरीके से ये काम करता है। अब हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं।
तो सीधी सी बात क्या होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसमें जो है लाइट की बेंडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये जो गति है, गति भी अगर यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसमें इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी ज़्यादा। लेकिन जैसे ही हमारे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस मीडियम से ये ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी कम। तो यानी कि इसके मतलब ये धीमी होगी। और जैसे ही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसका कम है, ये दोबारा से फिर इस तरीके से बेंड हो जाएगी और इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, दोबारा कर तेज हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा ये किसके कारण होता, तो सब सीधा सा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रकाश हवा की तुलना में कांच में धीमी गति से यात्रा करता है, क्योंकि क्यों करता है, प्रकाश है, प्रकाश की रे है और ये हमारा क्या है, कांच है, गिलास है। तो यहाँ पे क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो यहाँ तेज गति से कर रहा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो यहाँ से ये एकदम धीमा हो जाएगा। तो ये जो प्रकाश है धीमा चलने लगेगा और जो इसकी रे है धीरे धीरे से जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कारण क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन डेट ऑफ गिलास। सीधी सी बात यही है, अगर एयर का कम है तो इसमें स्पीड ज़्यादा है और गिलास का ज़्यादा है तो इसमें स्पीड कम है। तो इसमें यही है, कांच में धीमा क्यों होता है, इसी कारण से होता। इसमें क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन, एयर का ज़्यादा ना होता, सीधा सा गलत है। डेंसिटी ऑफ ग्लास ग्रेटर देन डेट ऑफ एयर। डेंसिटी कुछ भी हद तक ठीक है, हमारा ये भी ठीक होता, लेकिन हमारा जो है प्रीफ्रेंस इसे देंगे क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा ही होता। तो हमारा ये भी नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ ग्लास इज लेस देन डेट ऑफ एयर, ये तो सीधा सही गलत है। अब अगला क्वेश्चन, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन tosses a 5 rupees coin. If the coin falls behind him, then the train must be moving with a uniform motion. चलती ट्रेन में एक यात्री ने 5 रुपये का सिक्का उछाला, यदि सिक्का पीछे गिर जाता है तो ट्रेन साथ चल रही है। एक्सीलरेशन त्वरण के साथ, डिस एक्सीलरेशन मंदी, स्पीड गति, वेलोसिटी वेग। तो इसका सीधा सा आंसर होगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, स्पीड, स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि लगातार जिस गति में ट्रेन चल रही है, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो वो पूरा रास्ता इसी स्पीड से कवर करेगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और डी एक्सीलरेशन मंदी, मंदी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि जैसे जैसे इसकी स्पीड है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, थोड़ा सा और बड़ी यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड, कभी पर ये 9 मीटर, जो चेंज इन वेलोसिटी बार बार जो स्पीड में है, जो चेंज आ रहा, इसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। और इसे फिजिक्स के टर्म में बोलते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसमें सीधा सा आंसर होगा एक्सीलरेशन, क्योंकि जब वो ट्रेन गति कर रही है तो जैसे उसने सिक्का डाला तो उस सिक्का पीछे रह गया तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर वो सिक्का वहीं डाले जाता और वहीं गिर जाता तो वहाँ क्या होता कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज। न्यूटन के पहले लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ मूवमेंट, आघूर्ण का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। तो क्या होता है ये, सबसे पहले हमें तीनों के तीनों न्यूटन के लॉ पता होने चाहिए और उन न्यूटन के लॉ को हम क्या बोलते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इससे भी हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हमें आज क्या काम करना है, न्यूटन के तीनों लॉ याद करने हैं और ये हमें पता लगाने क्या है और ये कमेंट में डालने कि कौन कौन से होते हैं। न्यूटन के लॉज को, जो पहला लॉ है उसको बोलते हैं हम द लॉ ऑफ इनर्शिया, जो दूसरा लॉ है उसे बोलते हैं द लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन, तीसरे लॉ को हम बोलते हैं द लॉ एक्शन एंड एक्शन, तीसरे लॉ को हम बोलते हैं द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये हमें तीनों के नाम पता होने चाहिए, इनसे भी हमारा सीधा एक क्वेश्चन बन जाता। तो इसमें से पहला पूछा गया न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी कि न्यूटन के पहले लॉ को क्या बोलते हैं, इसको हमारा सीधा से सीधा जवाब होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
जी इज द सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर जी समान है। बी जी इज लेस एट अर्थ सरफेस देन एट ए हाइट अबव और एट द डेप्थ बिलो इट। जी पृथ्वी की सतह की तुलना में ऊंचाई पर अधिक और गहराई में कम है। सी जी हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द इक्वेटर। भूमध्य रेखा पर जी का अधिकतम मूल्य है। डी जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर। भूमध्य रेखा की तुलना में जी ध्रुवों पर बड़ा है। समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। जी सबसे पहले हमें पता होनी है चाहिए कि जी क्या है। जी सीधा सा है ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो हमें पूछा गया जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ से इक्वेटर गई हुई है, तो इसे भी बोलते हैं हम इक्वेटर, और इसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और ये जो हैं हमारे, इन्हें बोलते हैं हम ध्रुव यानी कि पोल, दोनों की तरफ ध्रुव पोल। और ये हमारी होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होती है हमारी साउथ डायरेक्शन। अब क्वेश्चन समझते हैं। पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर समान है। जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सभी स्थानों पर समान है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इक्वेटर पर जो है गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे है पोल है ध्रुव, ध्रुव पर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट होगा, जो जो लार्ज एरिया, तो यहाँ हमारा क्या होगा कि इक्वेटर भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा, कम। और पोल पे क्या होगा, पोल पे होगा हमारा ज़्यादा। और दूसरा क्या, जैसे कि हमारा ये इक्वेटर है पृथ्वी के बीच, और जैसे हमारी हाइट ऊपर बढ़ती जाएगी, ऐसे ही जी हमारा कैसा होता है, वो चले जाएगा कम। और जैसे हमारे यहाँ सेंटर पर भूमध्य रेखा है और इसके गहराई में भी जाएंगे तो हमारा जी कैसा होता चले जाएगा, तो यहाँ पे भी कम होगा। और हमारा जो इस वाले पोल है, पोल पे यानी कि ध्रुव पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर जी समान है, ये बिल्कुल गलत है। जी पृथ्वी की सतह की तुलना में ऊंचाई पर अधिक है, ऊंचाई बढ़ते ही जी कम होने लगता है, ये बिल्कुल गलत है। भूमध्य रेखा पर जी अधिकतम मूल्य में है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम नहीं होता, ये होता है ध्रुव पे। भूमध्य रेखा की तुलना में जी ध्रुवों पर बड़ा है, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा फिर पेंडुलम से आ गया, तो पढ़ते हैं इसे भी। 13 ए स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक कैन बी स्पीडेड बाई। धीमी गति से चलने वाले पेंडुलम घड़ी को किसके द्वारा तेज किया जा सकता है। ए इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रोड, छड़ की लंबाई बढ़ाकर। इंक्रीजिंग द वेट ऑफ बो, बो का वजन बढ़ाकर। रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ बो, बो की लंबाई कम करके। रिड्यूसिंग द वेट ऑफ बो, बो के वजन को कम करके। तो क्या सही आंसर हो इसके लिए, फिर हमें दोबारा क्या समझना होगा। टी टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हमारा होता है समय, यानी जिस समय में एक एसिलेशन करता है पेंडुलम। तो हम अगर ये समय ज़्यादा लेगा, अगर समय ज़्यादा ले रहा इधर से इधर जाने में, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड कैसी है, स्पीड है इसकी कम। अगर ये समय कम लेगा, अगर समय कम लेगा तो इसकी स्पीड कैसी होगी, इसकी स्पीड होगी ज़्यादा। तो सीधा सा हमें क्या है कि जो टी है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। अब ध्यान से समझना, समय अगर हम इसकी लेंथ है, अगर इसकी लेंथ है कम करेंगे तो टाइम भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर लेंथ कम करेंगे तो टाइम कम होगा, और टाइम कम होगा तो ऑसिलेशन जल्दी जल्दी होगा। तो ऑसिलेशन जल्दी जल्दी होगा, तो हमारा सीधा सा क्या आंसर है, छड़ की लंबाई बढ़ाकर। बिल्कुल गलत। लंबाई बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो ऑसिलेशन कम होंगे। बो का वजन बढ़ाकर, इससे हमारा कोई मतलब ना है। बो की लंबाई करके, बो की लंबाई कम करके, हमारा सबसे सही आंसर यही होगा। क्योंकि हम लेंथ है कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम कम होगा तो ऑसिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जो एक ऑसिलेशन में कम टाइम लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेशन होंगे। अगला क्वेश्चन
14. Magnetic resonance imaging (MRI) is used in medical diagnosis to obtain images of our internal body organs. हमारे आंतरिक शरीर के अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए एक चिकित्सा निदान में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI) का उपयोग किया जाता है। Our body possesses a permanent magnet. हमारे शरीर में एक स्थायी चुंबक है। B. MRI uses an external magnet to generate a magnetic field in our body. MRI हमारे शरीर में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बाहरी चुंबक का उपयोग करता है। C. हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बाहरी विद्युत क्षेत्र का उपयोग करता है। MRI uses an external electric field to generate a magnetic field in our body. Question D. Ions motion along our nerve cell generates magnetic field. हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के साथ आयनों की गति चुंबकीय क्षेत्रों उत्पन्न करती है। डी। इस सवाल को पढ़ने से पहले एमआरआई के बारे में समझते हैं। एमआरआई होता क्या है? एमआरआई एक मशीन होती है जिसके जरिए किया जाता है, इसे बोलते हैं एमआरआई मशीन। तो इसमें क्या होता है कि इस इंसान को इसके अंदर ले जाया जाता है। तो ये मशीन क्या करती है? ये मशीन जो है एक अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और पैदा करने के बाद जो है वो हमारे शरीर में भेजती है और उसके जरिए ये कुछ इमेज बनाती है। तो उस इमेज को ही हम एमआरआई बोलते हैं। तो इस वाले एमआरआई में किस चीज़ का काम होता है? सबसे ज़्यादा काम होता है इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो बनाती है, ये चारों तरफ से एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो इस सिद्धांत पर एमआरआई मशीन क्या करती है? अपना काम करती है। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और किस तरीके की इमेज करती है ये? जैसे कि ये है, इसने इसके चारों तरफ क्या भेजा? एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भेजा और एक ये सीधे कंप्यूटर पे जो है उस मैग्नेटिक फील्ड में से क्या बना लेगी? एक इमेज बना लेगी। तो उसमें हमारे पार्ट्स अलग अलग दिख जाते हैं और इससे हमारे पार्ट का देख करके इसमें कोई डिफेक्ट होता है तो उसके डॉक्टर जो उसका फिर सही तरीके से इलाज कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन पर। देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? हाँ, तो हमारा क्या होगा? हमारे शरीर में एक स्थायी चुंबक है, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बाहरी चुंबक का उपयोग करती है। हाँ, ये सीधा सीधा सा यही जवाब होगा क्योंकि ये मशीन है और ये क्या करती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है और जिससे कि हमारा एमआरआई होता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन पीस टू सोलेनोइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड में एक नरम लोहे का टुकड़ा डालने से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत डिक्रीज कम होती है, इंक्रीज बढ़ती है। फर्स्ट इंक्रीज देन इंक्रीज पहले बढ़ती है और फिर घटती है। रिमेन्स अनचेंज्ड अपरिवर्तित रहती है। तो सबसे पहले समझते हैं सोलेनोइड होता ही क्या है। सोलेनोइड क्या होता है? जैसे कोई एक रिंग है, तो ये हमारी किसी कॉपर वायर से एक रिंग बनी हुई है। तो इसके अंदर हम कोई भी लोहे की छड़ है अगर उसे इसके अंदर डालते हैं तो क्या होगा? उसका चुंबकीय क्षेत्र घटेगा या बढ़ेगा? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा? सीधा सा इसमें ये पूछा गया। तो कोई लोहे की छड़ है तो उसमें भी क्या होता? अपना थोड़ा सा क्या होता? मैग्नेटिक फील्ड होता। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड है और इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब हम इसे इसके अंदर डालेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैग्नेटिक फील्ड बन के कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे। तो इसमें सीधा सा जवाब होगा कि किसी सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड जो है आयरन में, जो आयरन की छड़ डालेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो यानी क्या होगा? कम होगा। गलत। इंक्रीज बढ़ेगा। ये सीधी सी बात है। बस हमारा 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। इस 15 क्वेश्चन के साथ हमने कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन अलग से इसलिए सीख लिए हमने, जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी करी है और एक एक पॉइंट भी बताया, जिसमें एक एक्सप्लेनेशन में से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस तरीके से हम उस तरीके से भी लगाएं 15 गुना 3 तो लगभग हमारे 45 क्वेश्चन एक सेट से तैयार हो गए। लेकिन इसका क्या है कि आपको इसका रिवीजन जरूर करना है और जो है ये जो चार्ट जो दिए गए हैं, इस चार्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जरूर याद रखनी है क्योंकि इनसे जो है सीधा सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है।